Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. So I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारे लास्ट लेक्चर का पार्ट बी रहेगा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी एंड दैट वाज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन दैट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, one is microeconomics and other one is the macroeconomics। अब क्वेश्चन जो आज का उठा वो ये उठा कि हमें इकोनॉमिक्स के इन दो लेवल की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए क्या होता है, आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो चीजें एक पर्सन पे इंप्लीमेंट हो जाती हैं वो पूरी की पूरी इकोनॉमी पे भी इंप्लीमेंट होती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर मैं अपनी बात करूं और अगर मुझ पर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होता है, ओके, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, कि अगर मुझ पर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होता है, यानी अगर मैं एक चीज परचेज करने जाता हूं तो अगर वहां पर उसका रेट बढ़ जाता है तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले से कम खरीदूंगा। ओके, अगर वैसे ही आप जाते हैं, अगर आप कोई चीज परचेज करने गए, उसका प्राइस पहले से बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, आप भी उसको पहले से कम खरीदेंगे। कोई सी पर्सन जाएगा, अगर वो परचेज करने गया, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो वो भी कम खरीदेगा। तो सब पे होता है। तो फिर माइक्रो के रूल्स जो हैं उनको मैक्रो पे लगा देते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं उन्हीं रूल्स को हम पूरी की पूरी इकोनॉमी लेवल पे लगा देते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? तो पहले ऐसी ही सोच रखी जाती थी। कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले की बात करें तब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती थी। यानी अगर हम बहुत स्टार्टिंग में बात करें तो जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही यूज किया करते थे, वो कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज नहीं करते थे। अगर हम बात करें, वो ये कहते थे कि जो रूल्स एक के लिए होते हैं ना वो सबके लिए होता है। अगर मुझ पे लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट हो रहा है तो दूसरे पे भी हो रहा है, दूसरे पे हो रहा है तो तीसरे पे भी हो रहा है, तीसरे पे हो रहा है तो चौथे पे भी हो रहा है, सब पे हो रहा है। तो डिफरेंस कहां पे आया? तो जो रूल्स जो हैं वो आप एक सिंगल इंडिविजुअल पे लगा रहे हैं, वही रूल जो है आप पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर भी जो है वो लगा सकते हैं। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग अपने कुछ व्यूज दिए कि हम कैसे एक पर्सन के व्यूज को सब पे लगा सकते हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते थे कि अगर सपोज कीजिए कि इकोनॉमी के अंदर रेट बढ़ जाते हैं, ओके, अगर वो कहते हैं कि इकोनॉमी में रेट बढ़ जाते हैं या इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है या इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, कहते वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि अगर सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, अब अनएम्प्लॉयमेंट कब होगी? अब हम क्या करते हैं, अब हम ना एक डायग्राम यूज करते हैं। यहां पर हम लेने वाले हैं वेजेस, मतलब जो लेबरर हम काम पे लगाएंगे उसको उसके काम के बदले में हम कितने वेजेस देंगे, ओके। और यहां पर हम लेने वाले हैं डिमांड, कि हम वेजेस जो है, जो डिमांड है कितनी करेंगे, किसकी? अब सोचो, अगर हमने वेजेस जो है वो लेबर को देने हैं तो फिर डिमांड भी किसकी रहेगी? लेबर की। जो लेबरर है वो ये कहता है कि मेरे वेजेस जो है वो OW है, ओके। तो हम कहते हैं कि अगर आपके वेजेस OW हैं तो उसके ऊपर हम OL लेबरर की डिमांड करेंगे, ओके। अगर जो लेबरर हैं वो क्या करते हैं, अपने वेजेस कम कर देते हैं, मतलब उन्होंने अपने वेजेस जो हैं वो W से कम करके W1 कर दिए। मतलब जो एक प्रोड्यूसर है उसको अगर मैं कहूं कि पहले वो 200 रुपीज दे रहा था, अभी वेजेस हो गए 100 रुपीज, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जो एक एंटरप्रेन्योर है या एक जो प्रोड्यूसर है एक लेबरर को काम पे रखता था, उसके बदले में उसको वो 200 रुपीज पे करता था, अभी वो उसको 100 रुपीज पे करता है। मतलब क्या होगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 200 से कम होके 100 हो गई, उसको प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो लेबरर की जो डिमांड है उसको वो क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो वो डिमांड बढ़ा के कर देगा L1।
अगर लेबरर ने अपने वेजेस बढ़ा के W2 कर दिए, दैट इट बी W2 इज 300, अगर उसने 300 कर दिए, यानी अब क्या होगा, वो जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो वो लेबरर की डिमांड जो है वो L से कम करके L2 कर देगा। अगर हम यहाँ पे इनिशियली A पे थे, बाद में B पे आए, बाद में C पे आए, और अगर हम इस A, B और C को मिला दें तो ये DL बन जाती है, जो कि डिमांड फॉर लेबर की कर्व है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, अगर एक डायग्राम इसमें हम और यूज कर लें, ठीक है, अब उसके अंदर हम यहां पे लिखेंगे सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब एक लेबरर जो है वो कितनी सप्लाई करने के लिए रेडी है। मतलब एक बात और याद रखना कि जब हम लेबर सप्लाई की बात करते हैं उससे हमारा मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स से नहीं होता, ये याद रखना। लेबर सप्लाई डजंट मीन नंबर ऑफ लेबरर्स, इट मींस द वर्किंग आवर्स ऑफ द लेबरर्स। मतलब लेबर सप्लाई इज ऑलवेज मेजर्ड इन आवर्स ऑफ वर्क, मतलब एक जो लेबरर है वो कितने आवर्स काम करने के लिए रेडी है, ठीक है, उसमें होता है। ठीक, तो अब मान लो कि शुरू के अंदर वेजेस जो है वो OW है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो लेबरर है वो कहता है मैं A पॉइंट पे हूं और मैं OL आवर्स काम करने के लिए रेडी हूं। ओके, अगर उसको वेजेस ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरे को तो बेनिफिट हो रहा है, मुझे 2-3 घंटे और काम कर लेना चाहिए, तो वो क्या करेगा, सप्लाई अपनी बढ़ा के L1 कर देगा। अगर उसको वेजेस कम मिलेंगे वो क्या करें, रहने दो, फायदा तो है नहीं काम करने का, क्योंकि वेजेस उतने मिल नहीं रहे, तो इससे बेटर मैं रेस्ट कर लेता हूं, है ना। तो क्या होगा, वो यहाँ पे C पे आ जाएगा, यहाँ पे B पे चला जाएगा। अगर हम A, B और C को मिला दें तो दिस इज द सप्लाई ऑफ लेबर कर्व। ओके, जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, जो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं जिसके अंदर हम इन दोनों कर्व्स को इकट्ठा कर देते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे देखिए, अब हमने अगर दोनों कर्व को इकट्ठा एक ही डायग्राम के अंदर करना है तो वो कैसे होगा, अब हम जो एक्स एक्सिस रहेगा वहां पर हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों लेंगे, और यहां पे तो कॉमन ही था वेजेस, अब यहां पे हम वेजेस ले लेंगे, और ये जो है ये हमारी डिमांड फॉर लेबर की कर्व है, ये जो है ये हमारी सप्लाई ऑफ लेबर की कर्व है। ओके, अब दोनों यहां पर इंटरसेक्ट हुए ई पॉइंट पे, ई पॉइंट के अकॉर्डिंगली वेजेस आ गई OW, और उसके अकॉर्डिंगली जो लेबरर्स हैं उनकी डिमांड और उनकी सप्लाई OL है, दोनों बराबर है। ओके, यहां तक क्लियर। अब सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो कहां पर होगी, जहां पर जो लेबरर्स हैं वो ज्यादा अमाउंट के अंदर बैठे होंगे और उनकी डिमांड उतनी नहीं होगी। मतलब सपोज कीजिए कि लेबरर जो है वो बैठे हैं 200, पर लेबरर की जो डिमांड है वो सिर्फ है 100, तो मैं कहूंगा अब सप्लाई 200 है, मतलब 200 लेबरर्स आर रेडी टू वर्क, बट जो डिमांड फॉर लेबरर्स है दैट इज ओनली फॉर 100 आवर्स, तो 100 का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो कहां पर होगा, वो यहां पर होने वाला है जब वेजेस क्या होंगे, W1 होंगे। अगर हम इसी W1 को आगे ले जाएं, और अब देखिए कि ये जो W1 वाली लाइन है इसने जो डिमांड कर्व ये जा रही थी इसको कट किया यहां पे A पॉइंट पे, और इसी कर्व ने सप्लाई कर्व को कट किया इस B पॉइंट पे। यानी अब सोचो कि W1 वेजेस पे जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो है W1B, मतलब W1B लेबरर्स आर रेडी टू वर्क, बट डिमांड फॉर लेबर कितनी है, W1A, तो ये A और B का ये जो गैप है ना, ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जो पहले इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे वो ये कहते थे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपने आप ठीक हो जाने वाली है। कैसे, वो कहते थे कि अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा, ये जो अनएम्प्लॉयड लेबरर्स हैं ये क्या करेंगे, अब ये फ्री बैठे हैं, इनको काम नहीं मिल रहा, ये फ्री हैं, तो ये क्या करेंगे, इनको लगेगा कि यार फ्री बैठने से क्या मतलब है, तो क्या करते हैं हम ना थोड़े कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये लोग अपनी वेजेस जो हैं वो कम कर देंगे, मतलब फ्री बैठने से अच्छा है आप ये कहो कि लो जी हम तो 500 रुपीज वेजेस देंगे, लोग कहते हैं कि हम तो 500 पे आपको काम नहीं देते, तो आप 500 पे फ्री बैठे हैं,
आपको लगता है यार चलो छोड़ो 500 पे काम नहीं मिल रहा तो क्या करते हैं, चल 300 ही सही, काम तो मिले। तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपनी वेजेस ना कम कर देंगे और वेजेस हो जाएंगे कम। तो वेजेस कम होके वापस OW हो जाएंगे, जहां पे इनकी डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। किसी को बीच में कोई इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो। वैसे ही अगर सपोज करो कि वेजेस जो है वो कम होके W2 हो जाता है, अब W2 के ऊपर अब ये हालात चल रहे हैं, ये जो W2 वाली लाइन है इसने सप्लाई कर्व को कट किया C पॉइंट पे, ठीक है, डिमांड कर्व को कट किया D पॉइंट पे। मतलब जो डिमांड फॉर लेबरर्स है वो है W2D, पर लेबरर अवेलेबल कितने हैं, W2C, यानी लेबरर कम अवेलेबल हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है। अब सोचो आपको लेबरर की जरूरत है बट लेबरर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग लेबरर्स हैं उनको पता लग जाएगा कि लोगों को हमारी जरूरत है, वो क्या करेंगे, वो वेजेस अपने बढ़ा देंगे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, अब अगर इसी चीज को हम अनएम्प्लॉयमेंट पे ना लगाएं, अगर इसी चीज को जो है वो हम प्राइसेस पे लगाएं, तो प्राइसेस में क्या होगा, वो कहते हैं अगर इसी डायग्राम को हम वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के अगर इसी को हम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे होगा। अब यहां पे होंगे प्राइस, यहां पर होगी डिमांड एंड सप्लाई, ये जो है वो डिमांड कर्व है। अब ध्यान रखना ये डिमांड फॉर किसकी है, ये गुड्स की है। वैसे ये जो सप्लाई कर्व है ये गुड्स की है, यहां पर E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, प्राइस P है और उसके अकॉर्डिंगली जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स है वो OQ है। सपोज करो कि प्राइस जो है वो बढ़ के P1 हो जाता है, तो अब P1 के ऊपर अगर आप लाइन देखें तो ये झाला चल रहा है, जो P1 वाली लाइन है उसने ये जो डिमांड कर्व जा रही है इसको कट किया इस A पॉइंट पे, और जो सप्लाई कर्व थी उसको कट किया B पॉइंट पे। यानी मार्केट के अंदर जो गुड है उसकी सप्लाई है P1B, मतलब इतनी चीजें मार्केट के अंदर पड़ी हैं, पर मार्केट में डिमांड कितनी है, सिर्फ P1A, मतलब मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, मतलब मार्केट में चीजें बहुत पड़ी हैं पर उनकी डिमांड है नहीं। तो फिर क्या आएगा, एक शॉपकीपर के पास चीजें बहुत पड़ी हैं पर उन चीजों की डिमांड नहीं है, तो क्या होगा, वो शॉपकीपर उन चीजों को सस्ते में बेच देगा, बेटर कि वो खराब हो जाए, तो प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे। नंबर 2, अगर प्राइस कम हो जाता है तो अगर उस पे एक लाइन ड्रॉ करें तो अब ये जो P2 वाली लाइन है इसने सप्लाई कर्व को कट किया C पॉइंट पे, डिमांड कर्व को कट किया D पॉइंट पे। तो अब मार्केट में चीजें पड़ी है P2C और डिमांड है P2D, यानी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, मतलब चीजों की डिमांड बहुत है पर वो चीज अवेलेबल नहीं है। सपोज करो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसिन है, उसकी डिमांड बहुत है पर वो मेडिसिन मार्केट में उतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, जिस मेडिकल शॉप वाले के पास वो मेडिसिन पड़ी होगी वो क्या करेगा, उसका रेट बढ़ा देगा। तो अगर रेट बढ़ गए थे तो कम हो जाएंगे, कम हो गए तो बढ़ जाएंगे, तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, किसी को बीच में किसी तरह की इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कहा करते थे जो पुराने इकोनॉमिस्ट होते थे, जो क्या करते थे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो यूज करते थे। ठीक है, अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होती रही, इसके रूल्स लगते रहे, वो कहते अपने आप सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, गवर्नमेंट को बीच में नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, अब एक ऐसा ईयर आया हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर जिसको हम कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन economic history, and that year is 1929. Okay, 1929 1929 एक ऐसा ईयर था जिसने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को जो है वो चेंज करके रख दिया। क्यों, क्योंकि 1929 के अंदर पूरे वर्ल्ड में आई ग्रेट डिप्रेशन। अब नाम से पकड़िए, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब भी इतनी ज्यादा डिप्रेशन जो है, इसलिए इसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा डिप्रेशन आज तक कभी भी पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं आई जितनी कि 1929 में आई थी। अब ये डिप्रेशन चली 1932 तक। ठीक है, 3 साल ये डिप्रेशन रही।
हम जब आगे जाएंगे तो हम उसमें बहुत तरह के चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर आएगा ट्रेड साइकिल्स का। ट्रेड साइकिल मींस बिजनेस साइकिल, जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं इकोनॉमी के अंदर। जब इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल आ रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, डिप्रेशन के चांसेस हो जाते हैं उसमें। तो 1929 से लेके और 1932 तक वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन जो है वो आई। अब जब डिप्रेशन होगी तो सोचो वहां पर क्या होगा। जब डिप्रेशन होती है तो वहां पर इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो फॉल कर जाती है, यही होता है। अब आप सोचिए कि आपके पापा अगर मान लीजिए कि शॉपकीपर है, तो आप आज आप पापा घर पे आए तो बोले आज तो ना शॉप पे बड़ी मंदी सी रही, आज तो ना कोई आया नहीं। अगर आपके ये पापा बोल रहे हैं कि आज शॉप पे बड़ी मंदी रही, मतलब डिप्रेशन रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पापा की शॉप पे सामान बहुत पड़ा पर उसको खरीदने कोई नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब डिमांड कम हो गई। तो इकोनॉमिस्ट ने पूछा भी अब क्या करेंगे, अब तो डिप्रेशन आ गई है। तो अलग अलग जो कंट्रीज की गवर्नमेंट थी वो अपने इकोनॉमिस्ट के पास गई। उन्होंने कहा देखो जी मार्केट में मंदी आई पड़ी है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो क्या करें। वो कहता है कोई बात नहीं, डिमांड नहीं है ना, डिमांड कम है, तो आप क्या करो, आप ना प्राइस कम कर दो। ठीक है, प्राइस कम कर दोगे, चीजें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। चीजें सस्ती हो जाएंगी तो डिमांड जो है वो अपने आप राइज कर जाएगी। तो आपकी जो डिमांड कम है डिप्रेशन के टाइम पे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कहा भी देखो इकोनॉमी के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है क्योंकि डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन के अंदर क्या है, सोचो डिमांड नहीं है, मार्केट में चीजों की कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन क्यों करेगा। अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो जितने भी लोग होंगे उनको वो काम क्यों देगा। अगर डिमांड नहीं होगी तो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेगा तो जो लोग उसके यहाँ पे काम कर रहे थे वो उसको बाहर निकाल देगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। 1929 से लेके 1932 तक यही चला। ठीक है, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने से जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी, प्रोडक्शन कम हुई तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई। तो जो अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट थी वो अपने इकोनॉमिस्ट के पास गई और उनको बोला कि देखिए जी अनएम्प्लॉयमेंट आई पड़ी है, अब क्या करें। तो उन्होंने वही जो हमने पीछे डायग्राम यूज करी थी, क्या करा था, हम वो कहते थे कोई बात नहीं, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है, यहाँ पे जो है वो वेजेस है, इसका मतलब ये जो है वो डिमांड फॉर लेबर की कर्व है, ये सप्लाई ऑफ लेबर की कर्व है। इसके अकॉर्डिंगली जो वेजेस हैं वो OW होने चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी और डिमांड फॉर लेबर क्या है, कम है। इसका मतलब आप कहां पे हैं, आप ना एक्चुअली W पे नहीं। ये जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप W पे होते तो वहां पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर बराबर होते, मतलब वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब आप W पे नहीं है। आप कहां पे हैं, आप W से ऊपर हैं, बल्कि W1 पे हैं। तो क्या करो, अब W1 पे देखो, ये जो W1 वाली लाइन है इसने डिमांड कर्व को कट किया A पॉइंट पे, जो सप्लाई कर्व है उसको कट किया बी पॉइंट पे। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि एक्चुअली वेजेस ना आपकी इकोनॉमी के अंदर W होने चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप ना W1 वेजेस दे रहे हैं, तो W1 वेजेस पे जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो है W1B, जो डिमांड फॉर लेबर है वो है W1A। इसलिए ये A और B जो है ये आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो आप क्या करो, आप ना वेजेस को कम कर दो। ठीक है, तो अलग अलग जो कंट्रीज के इकोनॉमिस्ट थे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते थे, उन्होंने कहा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप क्या कीजिए, वेजेस ना कम कर दीजिए। ओके, अब वो कहते हैं कि अच्छा वेजेस कम करने से क्या होगा। तो इन इकोनॉमिस्ट ने अपनी जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसको बोला भी आप क्या करो, अगर ना आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट करती है तो आपको पहला काम ये करना चाहिए कि आपको वेजेस जो है वो कम कर देने चाहिए। जब मैं एरो लगाऊंगा नीचे वाली साइड में,
इसका मतलब हम उसको कम करा रहे हैं, जब मैं एरो लगाऊंगा ऊपर वाली साइड में मतलब हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो वेजेस हैं उसको कम कर देना चाहिए। अगर आप वेजेस कम करेंगे तो इससे ये होगा कि जो भी प्रोड्यूसर है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब पहले अगर वो 200 रुपीज वेजेस दे रहा था तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 200 थी, अभी वो 100 रुपीज दे रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज है। तो पहले के कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। मतलब अब उस प्रोड्यूसर को जो कमोडिटी है वो पहले से सस्ती पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो क्या करेगा, अब वो प्राइस कम कर देगा, क्योंकि अब उसको चीज पहले से सस्ती पड़ रही है। तो उसने क्या करना है, प्राइस कम कर देना है। जब प्राइस कम होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर लोगों को चीज सस्ती मिलेगी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो जो प्रोड्यूसर हैं उनको लगेगा कि लो जी अब तो हमारी चीज जो है उसकी डिमांड ज्यादा होने लग पड़ी है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अगर वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ज्यादा लोगों को काम देना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये सजेशन दिया किसने, जो उस टाइम पर इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को। तो उन्होंने क्या किया, जब गवर्नमेंट थी उन्होंने पॉलिसी लगा दी, उन्होंने क्या किया, वेजेस कम कर दिए। वेजेस कम करने से ये सोचा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब ध्यान से बोलना, मैंने सोचना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि उन्होंने वेजेस कम कर दिए और ये सोचा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उससे प्राइस कम हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अगर उन्होंने ऐसा किया उस टाइम पे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो कम होने की बजाय और बढ़ गई। अब उन्होंने सोचा कि हमने जो इकोनॉमिस्ट के व्यूज लिए थे हमने तो उसको एज इट इज इंप्लीमेंट किया था। उन्होंने कहा था वेजेस कम कर देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ये तो हुआ ही नहीं। तो अब वो सारे रूल्स जो उन इकोनॉमिस्ट ने इस अनएम्प्लॉयमेंट को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिए थे वो सारे रूल्स हो गए फेल। अब क्वेश्चन उठा कि वो फेल क्यों हुए, ठीक है। अब इसका जवाब आया 1933 में, ठीक है। 1933 was the year जब इस बात का जवाब आया भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी या जो ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व क्यों नहीं हुई, जबकि इकोनॉमिस्ट ने पूरा एनालिसिस किया था, ये एनालिसिस फेल क्यों हुआ। तो 1933 के अंदर हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है रैग्नर फ्राइश, FRISCH, रैग्नर फ्राइश। जो रैग्नर फ्राइश हैं वो पढ़ाते थे ओस्लो यूनिवर्सिटी के अंदर। जो ओस्लो यूनिवर्सिटी है वो है नॉर्वे में। तो ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे के अंदर वो प्रोफेसर थे इकोनॉमिस्ट के, ठीक है। इनको हम कहते हैं डॉक्टर रैग्नर फ्राइश, ओके। तो इन्होंने इस बात का जवाब दिया भी ये जो इकोनॉमिस्ट थे इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फेल क्यों हुए, ओके। तो उन्होंने कहा ये फेल इसलिए हुए क्योंकि एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि जो रूल्स थे वो थे माइक्रो के। मतलब जो रूल्स थे वो थे एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म, ओके, एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म अपने यहां पर जो वेजेस हैं वो कम कर देती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्राइस कम होंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कोई शक नहीं। पर एक्चुअली क्या था, अभी ये इकोनॉमिस्ट जो थे इन्होंने क्या किया, जो माइक्रो के रूल्स थे उनको लगा दिया मैक्रो के ऊपर। मतलब ऐसे रूल्स जो एक सिंगल फर्म के लिए, एक सिंगल इंडस्ट्री के लिए, एक सिंगल
इंडिविजुअल के लिए, एक सिंगल हाउस होल्ड के लिए बनाए गए थे, उनको पूरी की पूरी इकोनॉमी पे लगा दिया, ये सोच के कि जो रूल्स एक सिंगल पर्सन के लिए इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यहीं पर ये इकोनॉमिस्ट अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठे, क्योंकि रेगनर फ्राइश ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो सिंगल के रूल्स हैं, एक पर्सन के रूल हैं, जो माइक्रो के रूल हैं, वो पूरी की पूरी मैक्रो पे भी लग जाएं। माइक्रो के रूल्स अलग होते हैं और मैक्रो के रूल्स अलग होते हैं। ओके, तो रेगनर फ्राइश ने सिर्फ इतनी ही बात की कि जो माइक्रो के रूल्स हैं वो अलग होते हैं और जो मैक्रो के रूल्स हैं वो अलग होते हैं। मतलब रेगनर फ्राइश ऐसे पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का आइडिया दिया और ये कहा कि वी आर इन अ डायर नीड टू फ्रेम रूल्स for the macro as well, because the microeconomic rules are not capable to solve the problems at the macro level. ओके, सो अब जो 1933 के अंदर रेगनर फ्राइश ने जो है अपना आइडिया जो है वो दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, 1936 के अंदर एक और इकोनॉमिस्ट आए, उनका नाम था J.M. केन्स। ठीक है, जॉन मार्डल केन्स। जॉन मार्डल केन्स या J.M. केन्स, अगर आपको ये भी याद ना रहे तो आप सिर्फ केन्स भी लिख सकते हैं। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी 1936 में। उस बुक में उनका जो बुक का नाम था वो था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये उनकी बुक का नाम था, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, आईगव 1936 के अंदर। ये पहली ऐसी बुक थी जिसके अंदर J.M. केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अलग से रूल्स जो हैं उनको फ्रेम किया। क्यों? क्योंकि केन्स कहते हैं कि एक्चुअली जो रूल्स माइक्रो पे लगते हैं वो मैक्रो के लिए सही नहीं होते, मैक्रो के रूल्स अलग होते हैं, माइक्रो के रूल्स अलग होते हैं। जो व्यूज डॉक्टर रेगनर फ्राइश ने दिए थे वो बिल्कुल सही थे। अब केन्स ने क्या किया, अब मैंने पहले कहा कि रेगनर फ्राइश ने सिर्फ आइडिया दिया था कि माइक्रो और मैक्रो के रूल्स अलग होने चाहिए, पर मैक्रो के लिए जो डिफरेंट रूल्स जो बनाए वो किसने बनाए, वो केन्स ने बनाए। तो इसलिए जो J.M. केन्स हैं हम उनको कहते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो J.M. केन्स हैं दे आर कॉल्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ है, जिन्होंने 1776 में अपनी बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस उनकी बुक है, an essay on the nature and causes of wealth of nations. It was the first book written on economics in a very systematic way, written by Adam Smith in 1776. So Adam Smith was known as the father of economics, but J.M. Keynes is known as the father of macroeconomics. अब केन्स ने क्या कहा? केन्स कहते हैं कि ये जो लोग फेल हुए, एक्चुअली वो क्यों फेल हुए, और ये जो डिप्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाए तो वो क्यों नहीं कर पाए। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, जो प्रॉब्लम थी उसका एक एस्पेक्ट सोचा, उन्होंने उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो नहीं सोचा। कैसे? केन्स कहते हैं कि ये जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको क्या कर देना चाहिए, आपको जो वेजेस हैं वो कम कर देने चाहिए। वेजेस कम होंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फॉल कर जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम होंगे तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इकोनॉमी के अंदर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। केन्स कहता है, ये कह रहे हैं पुराने इकोनॉमिस्ट, पर वो कह रहे हैं कि जब वो ये बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, वो दूसरा नहीं देख रहे। अब दूसरा एस्पेक्ट हमें दिखाया केन्स ने। वो कहते हैं अब अगर आप इसको एक और एंगल से देखिए, अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्होंने क्या किया, वेजेस कम कर दिए। अगर वेजेस कम किए तो इसका
रिजल्ट ये निकला कि जो लेबरर्स थे उनकी इनकम भी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब केन्स कहते हैं कि ये जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं सिर्फ ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, जो लेबरर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे। मतलब अगर आप पहले लेबरर को 300 रुपीस की वेजेस देते थे, अब आपने कम करके उसको 200 कर दिया, तो जहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है, उसी जगह पे जो आपके लेबरर्स हैं उनकी इनकम पहले से कम हो गई है। यानी पहले उसको मिलते थे 300, अब उसको मिलेंगे 200। अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो क्या करेगा, वो डिमांड इकोनॉमी के अंदर पहले से कम करेगा। क्योंकि अगर एक लेबरर को पहले 300 मिल रहे थे, वो 300 की डिमांड कर रहा था, अब उसको 200 मिलेंगे तो वो 200 की डिमांड करेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो भी पहले से कम हो जाएगा। वो कहते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मतलब उन्होंने क्या किया, इस एस्पेक्ट को तो देख लिया पर इस एस्पेक्ट को नहीं देखा। वो कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं हैव, और एक होते हैं जिसको हम कहते हैं हैव नॉट्स। ठीक है, हैव एंड द हैव नॉट्स। हैव कौन है, जो रिच पीपल होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं। हैव नॉट्स जो गरीब होते हैं। जो हैव नॉट्स हैं उसके अंदर मेनली कौन आता है, उसके अंदर जो लेबरर्स हैं वो आता है। इसके अंदर कौन आएगा, इसके अंदर रिच पीपल आएंगे। अब जो रिच पीपल हैं वो कौन होते हैं, वो तो प्रोड्यूसर होते हैं। अब क्या हुआ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या किया गया था, वेजेस कम किए गए थे। यानी एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, पहले ये लेबरर को दे रहा था 300, अभी क्या कर दिया, वेजेस कम करके अब वो उसको कितने दे रहा है, 200। यानी 100 रुपीज जो है वो इस प्रोड्यूसर ने अपने पास रख लिए। यानी अगर लेबरर के पास पैसे जा रहे थे तो वो डिमांड कर रहा था, क्योंकि जो लेबरर होते हैं वो बहुत पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, जिनकी नीड्स बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई होती या बहुत कम पूरी हुई होती हैं। अगर उनको कुछ वेजेस मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उससे डिमांड करते हैं। तो पहले वो कितने की डिमांड कर रहे थे, 300 की, अब आपने उसको 200 देने शुरू कर दिए। यानी उसके पास पैसे कम गए, वो डिमांड कम करेगा। अब 100 रुपए इसी के पास रह गए। अब ये तो प्रोड्यूसर है, ये तो रिच है, अब इसकी नीड्स तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। मतलब पहले इकोनॉमी के अंदर जो 300 की डिमांड हो रही थी, अब इकोनॉमी के अंदर 200 की डिमांड होगी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगी। इसीलिए रूल्स फेल हुए। केन्स कहते हैं कि अगर ये रूल माइक्रो पे लगाए होते तो ठीक होते, आपने इसी रूल्स को मैक्रो पे लगा दिया, ये आपने गड़बड़ कर दी। क्योंकि माइक्रो और मैक्रो दोनों के रूल जो हैं वो अलग होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि आप बैंक में गए और आपका बैंक में अकाउंट है। ठीक है, लेट इट बी सेविंग अकाउंट है। आपने बैंक में जो आपका अकाउंट है उससे सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो बैंक को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अब सोच के देखो, आपने अपने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए, अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर सोचो सारे लोग ही बैंक पहुंच जाएं और सारे लोग सारे बैंक में जितने पैसे पड़े हैं सारे निकाल लें, क्या होगा, बैंक फेल हो जाएगा। यानी अगर एक पर्सन, इंडिविजुअल माइक्रो पर्सन बैंक से पैसे निकाले, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर सारे लोग यानी कि मैक्रो यानी कि इकोनॉमी बैंक से अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे, बैंक फेल हो जाएगा। अगर एक पर्सन सेविंग करता है, अगर मैं पूछूं कि सेविंग क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेविंग्स हैं, सेविंग करनी अच्छी होती है या बुरी होती है, तो आप कहेंगे सेविंग तो अच्छा होता है, सेविंग तो करनी चाहिए। फ्यूचर में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर हमारे पास कुछ सेविंग्स होंगी तो हमारे काम आएंगी, तो हमें उससे फायदा होगा। तो सेविंग करनी अच्छी होती है, तो सेविंग करनी चाहिए। अगर एक पर्सन सेविंग करे तो अच्छी, पर अगर सोचो सारे लोग ही सेविंग करना शुरू कर दें, अगर सारे लोग ही सेविंग करना शुरू कर देंगे तो मार्केट के अंदर डिमांड कौन करेगा। अगर सारे लोग ही अपने पैसे को अपने पास बचा बचा के रखना शुरू कर देंगे तो मार्केट में जाके डिमांड कौन करेगा, तो डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिमांड कम होगी तो फिर से क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सोचो डिमांड कम हुई, डिमांड कम होने से क्या होगा,
जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने क्या करना है, उन्हें प्रोडक्शन कम कर देनी है। प्रोडक्शन कम करेंगे तो क्या होगा, उससे जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो कम हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होगा तो क्या होगा, पहले से कम लोगों को काम मिलेगा, क्या होगा, उससे उनको इनकम पहले से कम मिलेगी। अगर इनकम कम मिलेगी तो क्या होगा, वो सेविंग भी पहले से कम कर पाएंगे। यानी यहां पर सेविंग ज्यादा करी थी, रिजल्ट ये निकलेगा कि सेविंग एंड में जाके कम हो जाएंगी। मतलब अगर एक पर्सन जो है वो सेविंग करता है तो अच्छा है, पर अगर सारे के सारे लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए केन्स ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू फ्रेम टू डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, वन फॉर द माइक्रो एंड वन फॉर द मैक्रो। जो माइक्रो है उसके रूल्स अलग होने चाहिए, वो इंडिविजुअल्स पे लगने चाहिए। जो मैक्रो है उसके रूल्स अलग होने चाहिए, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो लगने चाहिए। तभी जाके जो है हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आया जिसको नाम दिया गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये कोई बहुत पुराना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंटली 1936 के अंदर ही इसको इमर्ज किया गया। बाय हुम, बाय J.M. केन्स, जॉन मार्डल केन्स, जो उसने अपनी बुक लिखी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो अब जो भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, अभी तक जो हमारे लेक्चर चल रहे थे, मैं आपका, क्योंकि पार्ट का जो नाम है जो आपने पढ़ना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं अभी तक जो मेरे अभी आज तक देखिए 5, ये हमारा 5th लेक्चर है, तो 5th लेक्चर तक मैं आपको यही कर रहा था कि मैं आपको कहीं से न कहीं से तरह से मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स तक लेके आऊं और ये समझाऊं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्यों आई। तो क्योंकि हम केन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मानते हैं, तो आज के बाद हम जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और स्पेशली जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं केन्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जो बातें केन्स ने कही हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।